नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम अग्रवाल एक बार फिर सत्यादि शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी सामान्य विज्ञान की कक्षा जारी है और जिसके अंतर्गत हम बायोलॉजी पर चर्चा कर रहे थे और बायोलॉजी में भी हमारी चर्चा कोशिका विज्ञान पर जारी थी। तो कोशिका से जुड़ी हुई कुछ आधारभूत बातों पर चर्चा हम अपने अंतिम लेक्चर में कर चुके थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वाले वीडियो में दोस्तों मैंने कोशिका से जुड़ी हुई कुछ आधारभूत बातें, कुछ बेसिक बातें आपको बताई थी कि कोशिका की खोज किसने की, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, कोशिका के अंदर कौन कौन से, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, इन सब बारे में जानकारी दोस्तों हमने अपने अंतिम वीडियो में ले रखी थी। दोस्तों, आज की हम अपनी कक्षा चालू करने वाले हैं कोशिका सिद्धांत से। हम पहले कोशिका सिद्धांत को समझेंगे, फिर हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आज की कक्षा में हमें कोशिका सिद्धांत को देखना है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कोशिका दो प्रकार की होती हैं। जब मैंने कोशिका का क्लासिफिकेशन किया था तो दो आधारों पर किया था। पहला किया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड क्लासिफिकेशन मैंने किया था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर मैंने दो प्रकार की कोशिकाएं बताई थी। पहले मैंने बताया था आपको एम्ब्रायोक सेल, दूसरा बताया था एडल्ट सेल। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मैंने आपको दो प्रकार की सेल बताई थी। पहला बताया था प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा बताया था यूकैरियोटिक सेल। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम कोशिका सिद्धांत देखने के पश्चात प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में मुख्य डिफरेंस क्या है और यहां से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रखा हूं कि सभी सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कोशिका से हुई है। ये बात हमें पता कब लगी, इस बारे में चर्चा करते हैं। मैंने आपको कंक्लूड करके पहली कक्षा में बता दिया था कि सभी सजीव, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, और चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो कवक हो, सभी की उत्पत्ति, जितना भी जीवन पृथ्वी पर है, सबकी उत्पत्ति कोशिका से हुई है। ये बात मैंने आपको पहली कक्षा में बताई थी, कोशिका के पहली कक्षा इंट्रोडक्शन कक्षा में बताई थी दोस्तों। लेकिन ये बात हमें पता लगी कैसे, ये कोशिका से रिलेटेड सिद्धांत दिया किसने, इसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, कंसेप्ट रिलेटेड टू सेल, कोशिका से संबंधित कुछ बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में डेड सेल की खोज की थी। ये बात मैंने आपको बता रखी है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में एक मृत कोशिका की खोज की थी। इसके पश्चात आगे चल के 1674 में 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में मैंने आपको बताया था। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, पौंड के तालाब के जल में लिविंग सेल को खोजा। तो ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं कि 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। इन दोनों बातों को मैं अपनी पिछली कक्षा में बता चुका हूं दोस्तों। सभी कोशिकाएं, सभी सेल जो हैं, सभी सजीव जो हैं वो कोशिका से बने हैं। ये बात हमें कहाँ पता लगी, कब पता लगी, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये हमें तब पता लगा जब कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। जब कोशिका सिद्धांत आया तो कोशिका के क्षेत्र में साइटोलॉजी में एक क्रांति आ गई। उससे हमें पता लगा कि सभी सजीवों की उत्पत्ति कोशिका से हुई है। अर्थात कोशिका इतनी महत्वपूर्ण है कि सभी सजीव, दुनिया पे जितना भी जीवन है, सभी किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। तो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं सेल थ्योरी की, कोशिका सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि कोशिका सिद्धांत कहता क्या है। तो दोस्तों, जब भी कोशिका सिद्धांत का जिक्र होता है, जब भी कोशिका सिद्धांत की बात आती है तो दो साइंटिस्ट का नाम निकल के आता है। पहले साइंटिस्ट थे स्लाइडेन, जो कि अपने आप में एक बॉटनिस्ट थे, अर्थात वनस्पति वैज्ञानिक थे। दूसरे साइंटिस्ट का जो नाम निकल के आता है, जिसे हम कहते हैं स्वान, जो अपने आप में जूलॉजिस्ट थे, अर्थात जंतु वैज्ञानिक थे। तो स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों का नाम निकल के आता है कोशिका सिद्धांत में। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर ही कोशिका सिद्धांत दिया है, लेकिन इन्होंने अपना कार्य अलग अलग किया है। इन्होंने अपना कार्य एक साथ नहीं किया है। देखिएगा कैसे। 1838 में स्लाइडेन, जो कि क्या थे, बॉटनिस्ट अर्थात वनस्पति वैज्ञानिक थे, इन्होंने हमें बताया कि दोस्तों, इन्होंने अपना अध्ययन पादप पे किया। पादप अर्थात इन्होंने अपना अध्ययन दोस्तों वनस्पतियों पर किया। और 1838 में
स्लाइडेन ने बताया कि जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पादप हैं, सभी के सभी कोशिका से बने हुए हैं। इन्होंने 1838 में क्या बताया? स्लाइडेन जो कि बॉटनिस्ट अर्थात वनस्पति वैज्ञानिक थे, इन्होंने वनस्पतियों का अध्ययन किया और बताया कि सभी पूरा पादप जगत किस चीज से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। सभी पादप, सभी वनस्पतियां किससे बनी हैं? सेल से बनी हैं। इसके पश्चात दोस्तों 1839 में 1839 में एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वान, जो अपने आप में जूलॉजिस्ट थे अर्थात जंतु वैज्ञानिक थे। तो स्वान ने अपनी पूरी स्टडी जंतुओं पर करी। स्वान ने 1839 में अपनी स्टडी जंतुओं पर की और इन्होंने बताया कि दुनिया में व्याप्त जितने भी जंतु हैं, सभी के सभी जंतु जो हैं वो किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। स्लाइडेन ने बताया कि सभी पादप किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। स्वान ने बताया कि सभी जंतु किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। अर्थात हमने इन दोनों को मिलाकर कंक्लूड कर दिया और कंक्लूड करके हमने कहा कि चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, दुनिया में उपस्थित कोई भी सजीव हो, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कोशिका से हुई है। तो कोशिका सिद्धांत को कंक्लूड करके यदि मैं एक लाइन में बताना चाहूं तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया, लेकिन कहता क्या है? तो कंक्लूड करके कोशिका सिद्धांत कहता है ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल। इसका मतलब है सभी सजीवों की उत्पत्ति कोशिका से हुई है, चाहे वो पादप हो, चाहे वो क्या हो दोस्तों? जंतु हो। मैं आपको बता चुका हूं कि पादप को भी हम क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं। वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को भी सजीव मानते हैं और जंतु तो सजीव होते ही हैं। तो कोशिका सिद्धांत कहती है कि सभी सजीवों की उत्पत्ति कोशिका से हुई है। लेकिन जब स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया तो उन्होंने ये नहीं बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं वो आती कैसे हैं, कोशिकाओं की उत्पत्ति होती कैसे है। तो फिर दोस्तों एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया दोस्तों? कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए 1855 में हमें यह बताया कि दोस्तों जो नई कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही हुई है। कहने का सही है कि न्यू सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी न्यू सेल हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ओरिजिनेट हुई हैं। ये बात स्लाइडेन और स्वान ने नहीं बताई थी। ये बात कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए किसने बताई? रुडोल्फ विर्चो ने बताई। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि सभी कोशिकाएं अपनी पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनी हैं, ये किसने कहा था या किसका स्टेटमेंट है? तो उत्तर है दोस्तों रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने ही बताया कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। प्रश्न पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 4 विकल्प बनाएगा और 2-2 वैज्ञानिक के नाम दे देगा। तो वैज्ञानिकों के नाम हमें याद रखना है, स्लाइडेन और दूसरे कौन थे? स्वान थे। प्रश्न पूछेगा कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। प्रश्न पूछेगा लिविंग सेल किसने खोजा? ल्यूवेनहॉक में। खैर ये बातें तो मैं अपने पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत को रुडोल्फ विर्चो ने आगे बढ़ाया और कहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से हुई है। दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि कोशिकाएं एक होती हैं प्रोकैरियोटिक और एक होती हैं यूकैरियोटिक। तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं ये अपने आप में विकसित कोशिकाएं अर्थात डेवलप्ड सेल नहीं होती हैं। और क्या कारण होता है कि ये डेवलप नहीं होती हैं? दोस्तों कारण है न्यूक्लियस, क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता इसलिए वो डेवलप नहीं होती हैं। तो ये बात हमें किसने बताई? तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत को स्ट्रासबर्गर ने और आगे बढ़ाया और 1884 में स्ट्रासबर्गर ने हमें बताया, 1884 में स्ट्रासबर्गर नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें बताया कि कोशिका के विकास में जो सबसे अहम भूमिका है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है केंद्रक की, अर्थात किसकी है? न्यूक्लियस की है। अभी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये केंद्रक क्या करता है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका की संरचना आपने नहीं दिखाई है, तो थोड़ी देर बाद में अभी आपको कोशिका की संरचना डिटेल में बताने वाला हूं। पहले हमने कोशिका सिद्धांत समझा। कोशिका सिद्धांत दिया किसने? तो कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन और स्वान ने दिया। स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे, स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने अलग अलग अध्ययन किया, इन्होंने पादप का अध्ययन किया, इन्होंने जंतु का अध्ययन किया। दोनों को मिला के हमने एक बात कह दी कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है, सभी सजीवों की उत्पत्ति किससे हुई है? कोशिका से, अर्थात सेल से हुई है। कोशिका सिद्धांत को रुडोल्फ विर्चो ने आगे बढ़ाया और कहा कि जो नई सेल निकल के आ रही हैं, जो नई कोशिकाओं का जन्म हो रहा है, वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही हो रहा है।
इसके पश्चात कोशिका सिद्धांत को 1884 में स्ट्रासबर्गर ने और आगे बढ़ाया और इन्होंने कहा कि कोशिका के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है, न्यूक्लियस की है, अर्थात केंद्रक की है। एक बात और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो परीक्षा में जब पूछी जाती है तो बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? मैंने दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि सजीव दो प्रकार के हैं। एक वो हैं जो एक कोशिका से बने हुए हैं, एक वो हैं जो बहु कोशिकाओं से बने हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जो एक कोशिका से बने हैं, उन्हें हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव या एक कोशिकीय जीवन। कुछ ऐसे होते हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने हैं, उन्हें हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीवन। तो दोस्तों चाहे बहुकोशिकीय जीव हो चाहे एक कोशिकीय जीव हो, बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, चाहे बहुकोशिकीय जीव हो चाहे एक कोशिकीय जीव हो, आखिरकार इन दोनों की ही उत्पत्ति हुई किससे है, एक सेल से, अर्थात सिंगल सेल से हुई है। तो परीक्षा में प्रश्न बनाएगा कि ऑल लिविंग थिंग आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, पहला ऑप्शन देगा सिंगल सेल, दूसरा ऑप्शन देगा मल्टी सेल, तीसरा ऑप्शन देगा कुछ जीव एक कोशिका से, कुछ जीव बहुकोशिका से, चौथा ऑप्शन देगा नॉन ऑफ दीज। तो ध्यान रखेंगे सभी सजीव चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, उसकी उत्पत्ति हुई किससे है, एक कोशिका से। अब बच्चों को लगता है कि सर एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है, ये बात तो हमें समझ आती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति भी एक कोशिका से हुई है, ये बात हमें समझ नहीं आती। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि यदि मैं मनुष्यों की बात करूं तो मनुष्य दोस्तों टू पेरेंट बेबी है। माता से स्पर्म सेल, माता से जो है हमें एग सेल प्राप्त होता है, फादर से स्पर्म सेल प्राप्त होता है, दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं जो अपने आप में सिंगल सेल होता है। इसलिए कहा जाता है कि चाहे एक कोश की जीव हो या बहुकोश की जीव हो, इसकी उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, आपको इतना तो समझ आता ही है कि एक कोश की जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। आपको बस समझना यह है कि बहुकोश की जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से कैसे हुई है। तो दोस्तों इसके लिए मैं मनुष्य का उदाहरण ले रहा हूं, इसके लिए मैं मानव का उदाहरण लेता हूं, इसके माध्यम से आपको समझाता हूं। तो दोस्तों मनुष्य अपने आप में बहुकोश की जीव है। मनुष्य आप बहुत अच्छे से जानते हो, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया है कि सभी के सभी जंतु जो होते हैं वो बहुकोश की जीव होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है बात। तो जंतु बहुकोश की जीव कैसे होते हैं, और यदि बहुकोश की हैं तो फिर एक कोशिका से कैसे उत्पन्न हुए? तो इसके लिए मैं मनुष्य का उदाहरण लेता हूं। मनुष्य दोस्तों टू पेरेंट बेबी है, अर्थात मदर अर्थात माता से दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है, एग सेल प्राप्त होता है। माता से हमें एग सेल प्राप्त होता है, जिसे हम दोस्तों अंडाणु कोशिका भी कह देते हैं। और दोस्तों फादर से दोस्तों अर्थात जिसे हम पिता कहते हैं, फादर अर्थात पिता से दोस्तों हमें स्पर्म सेल प्राप्त होता है, जिसे दोस्तों हम शुक्राणु कोशिका भी कह देते हैं। तो अब आपको देखना यह है, बच्चों को यह डाउट रहता है कि सर मनुष्य की उत्पत्ति दो कोशिकाओं से हुई है, एक तो यहां पर एग सेल अर्थात अंडाणु कोशिका थी, दूसरी दोस्तों यहां पर स्पर्म सेल अर्थात शुक्राणु कोशिका थी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि भले ही एक सेल माता से आती हो और एक सेल पिता से आती हो, लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति हुई ही एक सेल से है। कैसे हुई है तो जरा समझो बात को। माता से एग सेल प्राप्त हुआ, पिता से स्पर्म सेल प्राप्त होते हैं, दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहते हैं। तो एग सेल स्पर्म सेल के साथ निषेचित होकर अर्थात फर्टिलाइज करके क्या बनाती है दोस्तों, तो जायगोट बनाता है। क्या बनाता है? जायगोट बनाता है, जिसे हम कहते हैं जायगोट, जिसे हम कहते हैं जायगोट। दोस्तों होता क्या है, जब एग सेल स्पर्म सेल के साथ निषेचित होती है तो दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं और मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं। आ तो रही थी दो कोशिकाएं, लेकिन जब आपस में दोनों के न्यूक्लियस मिले तो दोनों कोशिकाएं मिलकर बन गई क्या, एक कोशिका, अर्थात एग सेल और स्पर्म सेल मिलकर ये जो जायगोट बना, ये जायगोट क्या है दोस्तों, तो ये अपने आप में है सिंगल सेल। जायगोट जो होता है अपने आप में एक कोशिका होता है।
तो भले ही मनुष्य टू पेरेंट बेबी हो, लेकिन इसकी उत्पत्ति भी किससे हुई है? एक कोशिका से हुई है। और जब ये जायगोट अर्थात एक कोशिका बन जाती है तो 72 घंटे बाद यही जायगोट दोस्तों बदल जाता है काय में? तो 72 घंटे बाद यही जायगोट दोस्तों बदल जाता है एम्ब्रायो में, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। और जब भ्रूण बन जाता है तो जीवन की शुरुआत हो जाती है। भ्रूण बनने के पश्चात दोस्तों सेल डिवीजन चलता है। एक सेल के बाद दूसरा सेल डिवीजन होता है, फिर चौथा सेल डिवीजन होता है, 4 के बाद 8 सेल डिवीजन होता है, फिर 16 सेल डिवीजन होता है, इसके पश्चात 32 सेल डिवीजन होता है, 32 के पश्चात 64 सेल डिवीजन होता है। तो दोस्तों 2 सेल डिवीजन होता है। एक कोशिका बनी, इसका 2 सेल डिवीजन होता है। इसके पश्चात दोस्तों 4 सेल डिवीजन होगा, फिर 8 सेल डिवीजन होगा, फिर 16 सेल डिवीजन होगा, फिर 32 सेल डिवीजन होगा और अंत में होगा 64 सेल डिवीजन। जब 64 सेल डिवीजन हो जाता है दोस्तों तो बच्चे का जन्म होता है। जब 64 सेल डिवीजन हो जाता है तो बच्चे का जन्म होता है दोस्तों, एक नन्ना मुन्ना बच्चा आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों 2 सेल डिवीजन से लेकर 64 सेल डिवीजन तक के पीरियड को हम कहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। 64 सेल डिवीजन से लेकर 2 सेल डिवीजन तक के पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। जब 64 सेल डिवीजन गर्भ के अंदर हो जाते हैं तो बच्चे का जन्म हो जाता है। तो मैं आपको बताना इतना चाह रहा था कि भले ही मनुष्य टू पेरेंट बेबी हो, एक सेल आती है मदर से, एक सेल आती है फादर से, लेकिन दोनों सेल मिलकर आपस में एक सेल का निर्माण करती हैं, जिसे हम जायगोट कहते हैं। जायगोट 72 घंटे बाद भ्रूण में बदल जाता है। जब भ्रूण बन जाता है तो जीवन की शुरुआत होती है और सेल डिवीजन चलते जाता है। और सेल डिवीजन कब तक चलता है? 64 सेल डिवीजन तक। जब 64 सेल डिवीजन हो जाते हैं तो बच्चे का जन्म हो जाता है। तो आपने देखा कि आखिरकार ये बना ही कितनी सेल से था? तो इसकी उत्पत्ति एक सेल से ही हुई है। क्लियर दोस्तों? इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि उत्पत्ति के आधार पर कोशिका के मैंने 2 प्रकार आपको बताए थे। पहले को मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को मैंने कहा था यूकैरियोटिक सेल। इन्हें हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ही कहा जाता है दोस्तों। मैंने दोस्तों इसके पहले वाली कक्षा में आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है, यहाँ पे जो प्रो है इसका मतलब होता है एब्सेंट अर्थात अनुपस्थित, और यूकैरियोटिक सेल में जो यू होता है इसका मतलब होता है प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रो होता है इसका मतलब होता है दोस्तों अनुपस्थित अर्थात एब्सेंट, और यूकैरियोटिक सेल में जो यू है इसका मतलब निकाला जाता है दोस्तों प्रेजेंट अर्थात उपस्थित। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या उपस्थित? तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो कैरियोटिक होता है, इस कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि आप देखें, इस कैरियोटिक वर्ड का मीनिंग यदि आप देखें तो इसका मीनिंग निकल के आता है न्यूक्लियस। तो दोस्तों ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो अर्थात अनुपस्थित हो उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस उपस्थित अर्थात प्रेजेंट हो, जिनमें न्यूक्लियस पाया जाएगा उन्हें कहेंगे दोस्तों क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। जिनमें न्यूक्लियस नहीं होगा उन्हें कहें, जिनमें न्यूक्लियस होगा उन्हें कहेंगे यूकैरियोटिक, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होगा उन्हें कहेंगे प्रोकैरियोटिक। आप चिंता ना करें, इसके पश्चात मैं अभी आपको लिखकर बताऊंगा कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। पहले इन दोनों के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों दुनिया में जितने भी सजीव हैं, दुनिया में कोई भी सजीव हो, या तो वो प्रोकैरियोटिक होगा या फिर वो क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा। तो अब बात आती है कि प्रोकैरियोटिक कौन से हैं और यूकैरियोटिक कौन से हैं। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं और कौन कौन से जीव यूकैरियोटिक होते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक की यदि मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं दोस्तों बैक्टीरिया। दूसरा दोस्तों इसके अंतर्गत आता है साइनोबैक्टीरिया। आप सोच रहे होगे कि सर ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी था, ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल को ही दोस्तों हम कहते हैं क्या? साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल दोस्तों किन किन में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया में। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में होती है प्रोकैरियोटिक सेल।
इन दोनों को छोड़कर जितना भी जीवन पृथ्वी पर उपस्थित है उन सभी में क्या पाई जाएगी, यूकैरियोटिक सेल पाई जाएगी। चाहे हम एनिमल्स की बात कर लें, चाहे हम प्लांट की बात कर लें, चाहे हम फंजाई की बात कर लें, जितने भी जीव यहाँ पे उपस्थित हैं सभी में क्या पाई जाएगी, यूकैरियोटिक। केवल ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक, इनके अलावा सभी सजीवों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। यूकैरियोटिक की यदि हम चर्चा करें तो जैसे हो गया एनिमल, जैसे हम अपनी शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में भी कौन सी कोशिकाएं हैं दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, क्योंकि एनिमल के अंदर सारे मनुष्य आ जाते हैं, सारे पशु पक्षी आ जाते हैं, सारे जलचर आ जाते हैं, काय के अंतर्गत, एनिमल के अंतर्गत। दोस्तों सभी जो प्लांट होते हैं, सभी प्रकार के प्लांट, जैसे सभी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, सभी प्रकार के पेड़ पौधों में भी कौन सी कोशिका होती है, यूकैरियोटिक होती है। इसके पश्चात दोस्तों फंगाई जिसे हम कहते हैं दोस्तों कवक। प्लांट मतलब पौधे आप जानते हैं, एनिमल मतलब जंतु आप जानते हैं। तो दोस्तों चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे फंगाई हो, चाहे दोस्तों प्रोटेस्टा हो, चाहे क्या हो, प्रोटेस्टा को दोस्तों हिंदी में प्रोटेस्टा ही कहा जाता है। और प्रोटेस्टा के अंदर एक तो अमीबा आता है और प्रोटेस्टा के अंदर क्या आता है, पैरामेशियम। अमीबा और पैरामेशियम दोस्तों कहां आता है, प्रोटेस्टा के अंतर्गत आता है। इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैं बता रखा हूं। तो दोस्तों एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे फंगाई सेल हो, चाहे प्रोटेस्टा सेल हो, इन सभी में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उत्तर है यूकैरियोटिक। प्रश्न कैसे बनाएगा, प्रश्न बनाएगा निम्न में से किस में प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल केवल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में ही आपको मिलने वाली है। क्वेश्चन बनाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स यूकैरियोटिक सेल। तो आपको देखना है कि यूकैरियोटिक सेल एनिमल में होती है, यूकैरियोटिक सेल प्लांट में होती है, फंगाई में होती है, और प्रोटेस्टा में भी यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोटेस्टा के अंतर्गत अमीबा और पैरामेशियम आते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी सजीव पृथ्वी पर उपस्थित हैं सभी में यूकैरियोटिक अर्थात विकसित कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों मैंने बताया प्रो मतलब होता है नहीं अर्थात अनुपस्थित, एब्सेंट, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वे कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों चूंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं है इसलिए दोस्तों इन्हें हम कहते हैं कि ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं नहीं है, क्योंकि यदि पूर्ण विकसित होती तो इनके अंदर दोस्तों क्या होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता। आपको कहीं भी इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं दिख रहा होगा। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हमने कहा है कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चूंकि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसलिए दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हम पूर्ण विकसित कोशिका कहते हैं। कहीं यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि कौन सी कोशिकाएं पूर्ण विकसित कोशिकाएं कहीं जाती हैं तो उत्तर क्या होगा, यूकैरियोटिक। और अपूर्ण विकसित कोशिकाएं दोस्तों कौन सी होती हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का पूर्ण विकास नहीं होता है इसलिए इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोस्तों कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जिनके बिना सेल की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अर्थात कोई भी सेल हो, दुनिया में उपस्थित कोई भी सेल, एनी सेल, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और वेदर इट इज यूकैरियोटिक, दुनिया में उपस्थित कोई भी सेल हो, तीन संरचनाएं उसके अंदर जरूर होंगी, कंपलसरी रूप से पाई जाएंगी। मैंने यहां पर लिख भी रखा है, ऑल सेल कंटेंट्स थ्री फीचर्स कॉमन। मैंने बताया है कि कोई भी सेल हो उनमें तीन चीजें जरूर मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी, एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोई भी कोशिका हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में पाई जाएगी। दूसरा होता है दोस्तों साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में पाया जाएगा। तीसरा होता है दोस्तों जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम कहते हैं डीएनए। तो डीएनए दोस्तों चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, दोनों में क्या पाया जाएगा, डीएनए। तो प्रश्न बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं दोनों सेल अर्थात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनके बिना कोई भी सेल नहीं हो सकती है। सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य, और डीएनए को डीएनए ही कहते हैं। इन तीन के बिना सेल का विकास होना संभव ही नहीं है, सेल बन ही नहीं सकती है। तो ये तीन हर सेल में उपस्थित होते हैं। इन तीनों के अलावा कुछ संरचनाएं और हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी संरचनाएं दोस्तों हम जरा चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक के अंतर्गत एनिमल, प्लांट, फंगाई और प्रोटिस्टा आता है। तो दोस्तों आप यूकैरियोटिक सेल का ये जो बाहरी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये जो बाहरी स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, ये जो लाइन मैंने बना रखी है बाहरी स्ट्रक्चर,
इस दोस्तों बाहरी स्ट्रक्चर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली। इस बाहरी स्ट्रक्चर को दोस्तों सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये दोनों ही सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में भी आप देख पा रहे हो, ये जो अंदर वाली आपको अंदर वाला आवरण दिखाई दे रहा है, ये जो अंदर वाला कवर दिखाई दे रहा है, इसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों कई सारे सेल में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और आवरण ऊपर से होता है। कई सारे सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और आवरण ऊपर से होता है। तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इनमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवरिंग होती है। उस एक और कवरिंग को दोस्तों हम कहते हैं सेल वॉल। ध्यान रखेंगे, जो ये बाहरी वाला आवरण आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर वाली कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, इस बाहर वाली कवरिंग को दोस्तों हम कहेंगे सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोशिका भित्ति होती ही है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी यूकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति होगी और कौन कौन सी यूकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति नहीं होगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति हमेशा पाई जाएगी। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यदि वो एनिमल की सेल है तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी, यदि वो प्लांट की सेल है तो इसमें कोशिका भित्ति होगी, यदि वो फंगाई की सेल है तो इसमें कोशिका भित्ति होगी। ध्यान रखेंगे, यदि वो फंगाई की सेल है या प्लांट की सेल है तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी, लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति अर्थात देखा जाए सेल वॉल नहीं होती है। तो मैंने फिर से आपको बताता हूं, जो अंदर वाली वॉल है इसे मैंने कहा दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर वाला आवरण है इसे दोस्तों मैंने कहा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति अर्थात मैंने क्या कहा, इसे सेल वॉल कहा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेल के अंदर दोस्तों एक द्रव पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव, या इंग्लिश में से हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक में भी होगा, यूकैरियोटिक में भी होगा। दोस्तों जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है दोस्तों झिल्ली नुमा आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, अर्थात यहां पे हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जितनी संरचनाएं होती हैं वो किसी न किसी आवरण द्वारा, किसी न किसी मेम्ब्रेन द्वारा घिरी हुई होती हैं, लेकिन मेंबर वाले स्ट्रक्चर झिल्लीनुमा संरचनाएं प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती हैं। अब प्रश्न कैसे बनाएगा इस बात को जरा आप देखिए। वो परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, तो आपको बस इतना देखना है कि क्या इस अंग में आवरण होता है क्या। यदि आवरण वाले अंग केवल कहां पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी दोस्तों एक आवरण पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया केवल कहां पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में। ये यहां क्यों नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जितनी भी आवरण वाली, जितनी भी झिल्लीनुमा संरचनाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती हैं। आप देखो केंद्रक में भी क्या होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, तो झिल्लीनुमा संरचना है इसलिए ये कहां पाई जाएगी, यूकैरियोटिक में। यहां पर केंद्रक पाया जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि झिल्लीनुमा संरचना यहां मिलती ही नहीं है। जैसे यदि हम बात करें गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी में भी क्या होता है दोस्तों, ऊपर से एक झिल्ली होती है, यहां गोल्जी बॉडी नहीं है। क्यों, क्योंकि झिल्लीनुमा संरचना प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। तो जब भी वो प्रश्न पूछे कि किस कोशिका अंग में झिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है, तो उत्तर है यूकैरियोटिक, और झिल्लीनुमा संरचना नहीं पाई जाती है तो क्या उत्तर होगा, प्रोकैरियोटिक। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यूकैरियोटिक सेल में मैंने बीच में क्या बना रखा है, केंद्रक बना रखा है। बीच में ये जो गोल मैंने संरचना बनाई रखी है इसे मैं कहता हूं केंद्रक या न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में दोस्तों ये केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं होता है। दोस्तों मैंने आपको अंतिम कक्षा में बताया था कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है ये एक बॉल द्वारा घिरा होता है, एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन कहते हैं, या हम इसे कह सकते हैं केंद्रक झिल्ली। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम या डीएनए होता है ये केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम होता है वो सीधा पड़ा होता है, ये किसी भी झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है, जीव द्रव्य में ऐसा ही पड़ा हुआ पाया जाता है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे गुणसूत्र ऐसा ही पड़ा हुआ है। अभी आप देखेंगे कि सिंगल स्ट्रक्चर है या डबल स्ट्रक्चर, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए अर्थात क्रोमोसोम ऐसे ही पाया जाता है, किसी भी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि झिल्लीनुमा संरचनाएं केवल कहां होंगी, यूकैरियोटिक सेल में होंगी। कौन कौन सी झिल्लीनुमा संरचना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका, ये सभी झिल्लीनुमा संरचनाएं हैं, इसलिए केवल यूकैरियोटिक सेल में है।
ये सभी संरचनाएं यहां नहीं पाई जाएंगी, लेकिन कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो झिल्लीनुमा नहीं होती हैं। अब चूंकि वो झिल्लीनुमा नहीं है, इसलिए यूकैरियोटिक में तो होंगी ही, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक में भी होंगी। कौन कौन सी, देखिए जरा ध्यान से। जैसे दोस्तों राइबोसोम है, राइबोसोम के ऊपर कोई आवरण, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक में उपस्थित है। लेकिन अंतर इतना है दोस्तों कि यहां भी राइबोसोम है और यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है ये 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। 70S, एस का मतलब दोस्तों यहां पे सेडिमेंट कोफिशिएंट होता है, अभी आगे देखेंगे। यहां पर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यहां पर दोस्तों 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एस मतलब सेडिमेंट कोफिशिएंट, अभी चर्चा होगी दोस्तों। इसके पश्चात आप देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में जो श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है दोस्तों, वो किसके द्वारा होता है, वो होता है मीसोसोम के द्वारा। मीसोसोम के द्वारा प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन होता है, अर्थात श्वसन जो होता है वो मीसोसोम के द्वारा होता है। ये मीसोसोम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, ध्यान से सुनिएगा, ये मीसोसोम क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका भित्ति में, प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका झिल्ली, फिर से देखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन में एक फोल्डेड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मीसोसोम। तो मीसोसोम क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला फोल्डेड नुमा स्ट्रक्चर, फोल्डेड नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मीसोसोम। यही मीसोसोम है जिसके द्वारा प्रोकैरियोटिक सेल में श्वसन होता है, अर्थात रेस्पिरेशन प्रोकैरियोटिक सेल में किसके द्वारा होता है, मीसोसोम के द्वारा। अभी मैं लिखकर आपको दोनों में अंतर बताऊंगा। यहां पर श्वसन कैसे होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, इनकी संरचना में क्या अंतर है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में एक डीएनए अणु पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में एक डीएनए अणु पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। ये प्लाज्मिड कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। तो दोस्तों तीन चीजें हैं जो दोनों में ही पाई जाएंगी। कौन कौन सी हैं, सेल मेम्ब्रेन है, इसके पश्चात साइटोप्लाज्म है, और क्या है, डीएनए है। तो आप एक बार इनकी संरचना बनाइए कॉपी पर। इसके पश्चात इन दोनों में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं उन सभी को मैं अभी लिखकर आपको बताता हूं। तो दोस्तों देखते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है, मोनेरा में। और मोनेरा के अंतर्गत क्या आता है, बैक्टीरिया आता है और ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। बैक्टीरिया को हिंदी में बैक्टीरिया ही कहते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी को हिंदी में नील हरित शैवाल कहते हैं। आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। वैसे ही दोस्तों जो यूकैरियोटिक सेल होती है ये प्लांट में अर्थात पेड़ पौधों में पाई जाती है, एनिमल अर्थात जंतुओं में पाई जाती है, फंगई अर्थात कवक में पाई जाती है, और प्रोटिस्टा को हिंदी में प्रोटिस्टा ही कहा जाता है। दोस्तों मैंने अंग्रेजी में लिख रखा है, आप हिंदी में बोलते जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल केवल मोनेरा अर्थात बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित शैवाल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल प्लांट, एनिमल, फंगई और प्रोटिस्टा में पाई जाती है। इसके पश्चात दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसे प्रिमिटिव सेल कहा जाता है। प्रिमिटिव मतलब सबसे प्राथमिक सेल। पृथ्वी पर सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल का विकास हो गया तो वो क्या बन गई, यूकैरियोटिक बन गई। अर्थात सबसे पहले पृथ्वी पर प्रोकैरियोटिक सेल आई। आप याद करिएगा, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव कौन सा था, तो वो था ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और जो कि अपने आप में क्या होती है, सबसे प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं, अर्थात प्रिमिटिव सेल होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल होती हैं। इन प्रिमिटिव सेल का जब डेवलपमेंट हो जाता है, जब विकास हो जाता है, तो ये एडवांस हो जाती हैं और क्या बन जाती हैं, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल अपने आप में एडवांस सेल कहलाती हैं या डेवलप्ड सेल कहलाती हैं। इन्हें हम अग्रिम कोशिकाएं या विकसित कोशिकाएं कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक को दोस्तों हम प्राथमिक कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात जीवन का विकास आज से 3.8 अरब वर्ष पहले हुआ, ये मैंने आपको बताया था। अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल धरती पर कब आई, तो लगभग 3.8 से 3.5 अरब वर्ष पहले क्या आई, प्रोकैरियोटिक सेल आई। इसके लगभग दोस्तों 1 अरब बाद, लगभग 1 अरब बाद किनका विकास हुआ, 1 अरब वर्ष बाद यूकैरियोटिक सेल का विकास हुआ। तो दोस्तों 3.8 अरब वर्ष पहले किनका विकास हुआ था, प्रोकैरियोटिक का। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल क्या हो गई, विकसित हो गई।
लेकिन बाकी प्रोकैरियोटिक सेल एज इट इज रह गई और उनसे एक कोशिकीय जीव बन गए, जिन्हें हमने क्या कहा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कहा। दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है, ये किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। दे लैक्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। जो कोशिका होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाया था, प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर था, वहां आपने देखा होगा कि डीएनए फ्रीली पड़ा हुआ था, किसी भी केंद्र द्वारा, किसी भी झिल्ली द्वारा, किसी भी केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं था। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, डीएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है, ऐसे ही स्वतंत्र रूप से पड़ा रहता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसका जो डीएनए होता है, ये कोशिका झिल्ली द्वारा अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ होता है, ये फ्रीली नहीं पड़ा होता। तो चूंकि इसका डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ है, इसलिए इसमें केंद्रक पाया जाता है, अर्थात क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में और न्यूक्लियर नहीं होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। साथ ही साथ दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें मेंबर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर अर्थात मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। वे सभी संरचनाएं जो किसी ना किसी झिल्ली से घिरी हुई हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली से घिरा होता है, गोल्जी बॉडी झिल्ली से घिरा होता है, लाइजोसोम झिल्ली से घिरा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं, झिल्ली से घिरा हुआ होता है। तो जितनी भी, जैसे केंद्र होता है, केंद्र में भी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। जितनी भी झिल्लीनुमा संरचनाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती हैं और यूकैरियोटिक में पाई जाती हैं। वैसे तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इसमें झिल्लीनुमा संरचना नहीं पाई जाती और जो यूकैरियोटिक सेल हैं इनमें झिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है। कौन कौन सी झिल्लीनुमा संरचना होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, आप लिख लेंगे। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं, अभी मैंने बताया। गोल्जी बॉडी को गोल्जी काय कहते हैं, लिख सकते हैं हिंदी में। लाइसोसोम को लाइसोसोम ही कहा जाता है। तो ये दोस्तों ये जितनी भी संरचनाएं मैंने यहाँ लिख रखी हैं, इन सभी के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, इन सभी के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये सभी मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती हैं, इसलिए कहाँ है, यूकैरियोटिक में है। और मेम्ब्रेन जो, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक में नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में मेंबर वाले स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। इसे नोट करिए, फिर और डिफरेंस देखते हैं। तो दोस्तों कुछ और अंतर देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था संरचना बनाकर कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनका जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों, उसमें केवल डीएनए पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, संरचना बनाकर बताया था, ऐसी एक मैंने आपको संरचना बनाई थी दोस्तों। इसमें आपने देखा था दोस्तों कि जो क्रोमोसोम होता है वो जीव द्रव्य के अंदर ऐसा ही पड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है उसमें केवल और केवल डीएनए पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो जीव द्रव्य के अंदर ऐसे स्वतंत्र अवस्था में पड़ा होता है। अर्थात इसका जो क्रोमोसोम है वो केवल और केवल किससे बना होता है, डीएनए से। या फिर हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वही यहाँ पर क्रोमोसोम अर्थात अनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन दोस्तों जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए साथ ही साथ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यही बेसिक अंतर है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है वो केवल डीएनए से बना होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। मतलब यूकैरियोटिक सेल का जो गुणसूत्र होता है वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें दोनों पाए जाते हैं। इसमें केवल क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के क्रोमोसोम में केवल क्या होता है, डीएनए होता है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं यहां पर राइबोसोम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो होता है ये झिल्लीनुमा संरचना इसकी नहीं होती है। राइबोसोम पर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है और यूकैरियोटिक में तो होता ही है। लेकिन मुख्य अंतर यह है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। दोस्तों यहां पर ये जो S है, इस S का मतलब होता है सेडिमेंट कोफिशिएंट। सेडिमेंट कोफिशिएंट, इस S का मतलब दोस्तों होता है सेडिमेंट कोफिशिएंट। ये सेडिमेंट कोफिशिएंट क्या है दोस्तों? तो जैसे मान लीजिएगा कि आपने जल लिया, जल में आपने दो पिंडों को एक साथ छोड़ा, आपने दो छोटे छोटे से टुकड़े लिए और पानी की बाल्टी में आपने एक साथ छोड़े, तो जो टुकड़ा पानी की तली तक, बाल्टी की तली तक सबसे पहले पहुंच जाएगा उसका सेडिमेंट कोफिशिएंट ज्यादा होगा, और जो टुकड़ा सबसे बाद में पहुंचेगा उसका सेडिमेंट कोफिशिएंट कम होगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, राइबोसोम जो होता है
प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है। 80S प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जेल डिपार्टमेंट में ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और ना केवल जेल डिपार्टमेंट में बल्कि आप देखेंगे कई सारे एग्जामों में पूछा गया है कि 80S राइबोसोम किन सेल में पाए जाते हैं, तो उत्तर है यूकैरियोटिक। 70S राइबोसोम किन सेल में पाए जाते हैं, तो उत्तर है प्रोकैरियोटिक सेल। इसके पश्चात दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोर्ड पर बना रखी है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें सेल वॉल पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति निश्चित रूप से पाई जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाई तो जाती है, लेकिन ये किस चीज की बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल की जो कोशिका भित्ति अर्थात जो सेल वॉल होती है दोस्तों, ये म्यूरिन की बनी होती है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन से बनी होती है। अब आते हैं यूकैरियोटिक पे। तो यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, एनिमल्स की यदि बात करें अर्थात जंतुओं की बात करें, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा रखा है। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट अर्थात वनस्पति भी आती है, प्लांट अर्थात पादप, आप हिंदी में पादप लिख लें, परेशान ना हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पादप भी आते हैं, लेकिन पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये किस चीज की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। कई दफा पूछा गया प्रश्न है, आपसे आग्रह है कि आप पढ़ने के पश्चात पुराने क्वेश्चन जरूर लगाएं। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो पता लगेगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कई दफा पूछा गया प्रश्न है कि पादप की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो दोस्तों ये बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। साथ ही साथ दोस्तों यूकैरियोटिक सेल में फंगई अर्थात कवक भी आता है, फंगई को कवक कहते हैं, लिख लेंगे। यूकैरियोटिक सेल में कवक भी आता है, तो यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि यूकैरियोटिक सेल का जो फंगई होता है, फंगई की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो फंगई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ध्यान रखेंगे काइटिन, फंगई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन। फंगई की कोशिका भित्ति काइटिन की, प्लांट की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके पश्चात दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें जो श्वसन होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये जो फोल्डेड नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक फोल्डेड संरचना पाई जाती है, जिसे मैंने मीसोसोम नाम दिया था। याद करिए, मैंने संरचना बनाकर अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो श्वसन होता है दोस्तों वो होता है मीसोसोम में। ये नीट में पूछा गया प्रश्न है, नीट में पिछले वर्ष प्रश्न पूछा गया कि यूकैरियोटिक सेल में जो कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वो कार्य प्रोकैरियोटिक सेल में किसका होता है। ये नीट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन अर्थात जो श्वसन होता है वो कहां होता है, मीसोसोम में होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो दोस्तों मैं जान रहा हूं आपको क्या दुविधा हो रही होगी, आपको यह दुविधा हो रही होगी कि सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्गी बॉडी क्या है, राइबोसोम क्या है, राइसोसोम क्या है। मैं इस बात को समझ पा रहा हूं दोस्तों। अभी मैंने आपको कोशिका की बृहद संरचना पढ़ाई ही नहीं है, मैं दोस्तों एक एक अंग को बहुत डिटेल से चर्चा करने वाला हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका क्या कार्य है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, इसमें कमी से यदि ये ठीक से वर्क ना करे तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम पे प्रोटीन कैसे बनता है, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, इन सभी स्ट्रक्चर पर दोस्तों मैं बहुत डिटेल में चर्चा करनी है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि कोशिका विज्ञान को पढ़ने के लिए मैं अभी नींव तैयार कर रहा हूं। मैंने अपने 3 लेक्चर में कोशिका विज्ञान के लिए फाउंडेशन तैयार कर ली है। जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हमारा आएगा उसमें हम कोशिका की बृहद संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो अंतर देखे हैं आप इसे नोट करें, बार बार रिवाइज करें। इसके पश्चात हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं कोशिका की बृहद संरचना के साथ। तब तक के लिए मैं शिवम अग्रवाल आप सभी भाइयों से विदा लेता हूं। धन्यवाद और जय हिंद।